गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्लू हेवन गृहा निर्मन प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 441 ITR पेज नंबर 621 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर 18 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इसमें जो पेटिशनर था वो डिपार्टमेंट था और जो रेस्पोंडेंट थे वो 3 पार्टनरशिप के पार्टनर्स थे। 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों और एक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 4 जनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। केस के फैक्ट्स बहुत ही रोचक हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक हैं। इस केस के अंदर 3 प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर के कोई लैंड खरीदी। जब वो लैंड खरीदी उसके बाद उसको एक 4th प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन तीनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपनी लैंड जो है वो एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। ये जो मैटर था ये 2006 का था, जब एसएससी ने इन 3 कंपनियों ने अपनी जो लैंड है वो पार्टनरशिप फर्म में एज ए कैपिटल के बतौर इंट्रोड्यूस करी। उसके बाद इस लैंड के ऊपर डेवलपमेंट की गई, काफ़ी सारा पैसा लगाया गया और डेवलप करने के लिए एक जो चौथा पार्टनर था, चौथी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसने भी काफ़ी सारी अपनी कैपिटल लगाई और जो पार्टनरशिप फर्म थी उसने 250 करोड़ का लोन भी लिया। जब ये लैंड पार्टनरशिप के अंदर इंट्रोड्यूस की गई उससे पहले उन तीनों कंपनियों के अकाउंट्स में ये लैंड एज ए स्टॉक इन ट्रेड थी और जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर उन्होंने इसको इंसर्ट किया तब भी वो एज ए स्टॉक इन ट्रेड ही इंट्रोड्यूस की गई, कैपिटल एसेट के बतौर इंट्रोड्यूस नहीं की गई। जब इस लैंड को काफ़ी डेवलप कर दिया गया और पार्टनरशिप फर्म ने 250 करोड़ का लोन लिया तो 2008 के अंदर पार्टनरशिप फर्म ने ये डिसाइड किया कि हम इस स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को अपने फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर कर दिया और फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर करने के बाद उन्होंने इस लैंड को रिवैल्यू किया और रिवैल्यू करने के बाद जो वैल्यू बढ़ी उसको पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ये सारा मैटर जो है 2008 में हुआ। 2006 के अंदर तीनों प्राइवेट लिमिटेड ने एज ए कैपिटल ये लैंड इंट्रोड्यूस की थी और 2008 के अंदर उसको रिवैल्यू किया गया। असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन करके जो तीनों पार्टनर्स थे उन तीनों पार्टनर्स में सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 लगा दिया और ये कहा कि ये जो लैंड रिवैल्यू की गई है ये कलरेबल डिवाइस है और जितनी वैल्यू पार्टनरशिप हमने बढ़ाई थी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की गई थी उन तीनों पार्टनर्स के अंदर उसको उसके ऊपर टैक्स लगा दिया सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 के अंदर। फ्रेंड्स, इस केस को समझने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 सिंपल सा सेक्शन है। वो ये कहता है कि जब कभी भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल के बतौर कोई कैपिटल एसेट इंट्रोड्यूस करेंगे किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसकी सेल कंसीडरेशन वो वैल्यू मानी जाएगी जो जिस वैल्यू पर वो एसेट उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो पार्टनर्स ने ये 2006 के अंदर अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, तो यदि सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 लगाना भी था तो असेसिंग ऑफिसर को 2006 में लगाना चाहिए था, 2008 में नहीं लगाना चाहिए था। जब ये मैटर ट्रैवल करता हुआ आईटीएटी के पास पहुंचा, पहली बात तो इस केस में सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दे दिया था, लेकिन 2000 बाद में जब ये मैटर ट्रैवल करते हुए आईटीएटी गया तो आईटीएटी ने भी ये कहा कि यदि सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 किसी इमेजिनेशन में यहां लगना भी है
तो सबसे पहली बात तो ये 2006 में लगना चाहिए था। और यदि सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 लगता है तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 पार्टनरशिप फॉर्म पे लगना चाहिए था, उसके पार्टनर्स पे नहीं लगना चाहिए था। तो फ्रेंड्स ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 के ऊपर काफी अच्छे डिस्कशन की गई है और इस केस से ये पता चलता है कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 को लगाने की क्या मर्यादा है। तो इसके अंदर ग्रॉस वायोलेशन हुआ था सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 का। सीआईटी अपील ने पहले ही एसएससी को रिलीफ दे दिया था तीनों पार्टनर्स को। इस केस में तीनों पार्टनर्स जो है वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स थी। तो फ्रेंड्स इस केस से जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 सबसे पहले तो उस साल में लगेगा जिस साल के अंदर पार्टनर्स ने अपना कोई फिक्स्ड एसेट, कोई कैपिटल एसेट जो है वो पार्टनरशिप फर्म में डाला है। दूसरा, यदि सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 के अंदर कोई चीज टैक्सेबल होनी है तो वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में होनी है, ना कि पार्टनर्स के हाथ में होनी है। इस केस के अंदर और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे कि जब पार्टनर्स ने एक्चुअली ये लैंड खरीदी थी तो उस वक्त जिस वैल्यू पे उन्होंने खरीदी थी वो सर्कल रेट से भी 3 गुना था। तो आईटीआईटी का कहना था कि यदि ये कलरेबल डिवाइस होती तो एसएससी ने उस वक्त भी ये सर्कल रेट से 3 गुना पे खरीदने की जरूरत नहीं थी एसएससी को। तो यहां पे आईटीआईटी का ये कहना था कि जो एलिगेशन आप एसएससी के ऊपर लगा रहे हैं कि ये कलरेबल डिवाइस एसएससी ने यूज किया है, वो नहीं किया है, क्योंकि एसएससी के पास पहले ये प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड था। उससे पहले उनके पार्टनर्स के पास स्टॉक इन ट्रेड था और डिपार्टमेंट कह रहा था साहब इसकी बहुत वैल्यू बढ़ गई। तो आईटीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हवाला दिया इस केस में, जो कि ये कहता है कि जो स्टॉक इन ट्रेड है दैट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। जब तक मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम नहीं हो जाएगी, जब तक आप कॉस्ट पर उसको वैल्यू करते रहें। तो इस केस में आईटीआईटी की ये कैटेगोरिकली फाइंडिंग थी कि इस केस में एसएससी ने कोई कलरेबल डिवाइस यूज नहीं किया। इसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो हाईकोर्ट भी गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया कि एसएससी ने कोई भी कलरेबल डिवाइस जो है वो यूज नहीं किया है और एसएससी के फेवर में जजमेंट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।